हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आई होप यू आर डूइंग गुड माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने देश के साथ साथ पाकिस्तान को और दुनिया को भी अपने स्टेटमेंट के माध्यम से मैसेज दिया है, राइट। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम समझने वाले हैं। हमारे देश के डिप्लोमेटिक सोल्जर, ये जो युद्ध हुआ ना, तो इसमें डिप्लोमेटिकली भी हमने एक बहुत टफ फाइट दी है। तो इसमें हमारे जो सबसे बड़े सोल्जर हैं वो हैं हमारे फॉरेन सेक्रेटरी। अनफॉर्चुनेटली देश में कुछ ऐसे घटिया लोग भी हैं, इतने बेवकूफ और इसी के साथ साथ आई वुड से कावड़ जिसको कहते हैं ना, जो डरपोक हैं। ऑनलाइन कुछ भी लिख देंगे, ऑनलाइन कुछ भी कह देंगे, क्योंकि कुछ होने नहीं वाला है। फेस टू फेस किसी को कुछ नहीं कह पाते ये लोग। तो हमारे डिप्लोमेटिक सोल्जर यानी कि हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री साहब जो हैं, तो उनके बारे में बहुत ही गंदी कमेंट्स बहुत सारे लोगों ने दी है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। फिर हमारे टेबल पर है दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दोनों आईएमएफ के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि यूएसए जो है वो कैसे आईएमएफ का इस्तेमाल करता है, और यहां पर हम ये देखने वाले हैं कि आईएमएफ जो है इसमें कुछ बदलावों की जरूरत है, कुछ रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, राइट। लेकिन उससे पहले लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 1। दिस वन इज अबाउट इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्वेश्चन है, द इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस। Analyze the potential opportunities and challenges for India under this agreement. यूके के मैप से शुरुआत करते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं। जब यूके की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड। इंग्लैंड एक देश है, वैसे 3 और देश हैं जो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर है यूके का मैप। विल स्टार्ट विथ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की यहां पर बात इसलिए समझनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्कॉटलैंड इज फेमस फॉर स्कॉच विस्कीज, और हमारे देश में एक बहुत बड़ी मात्रा में स्कॉच विस्कीज जो हैं वो इंपोर्ट होती है, और नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, अराउंड द वर्ल्ड। अब देखिए, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज माई ओन ऑब्जर्वेशन कि जो बिग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो चीज़ें बैरल में बेचते हैं, राइट। बड़े बड़े बैरल्स उनको बेचने पड़ते हैं, और एक देश स्कॉटलैंड जैसा एक छोटा देश जो है, अब कुछ जियोग्राफिकल रीजंस हैं, कुछ कल्चरल रीजंस हैं, मैं उनकी गहराई में नहीं जा रहा हूं कि स्कॉच कैसे बनती है, लेकिन एक लीटर से भी छोटी बॉटल्स में ये लोग स्कॉच बनाकर बेचते हैं। दे आर मेकिंग बिलियंस आउट ऑफ इट, राइट। कितना अच्छा बिजनेस का मॉडल है इनका। आई एम नॉट प्रमोटिंग स्कॉच विस्कीज हियर, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि आप सोचिए, ना कोई झगड़ा, ना कोई इश्यूज, कुछ नहीं है, राइट। और आराम से अपना बिजनेस, अपना ट्रेड जो है वो कर रहे हैं। तो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड, राइट। ये स्कॉटलैंड यूके का ही पार्ट है। फिर एक और जगह है जिसको कहते हैं नॉर्दर्न आयरलैंड। तो आयरलैंड जो है ये एक अलग देश है, जो आपको ग्रीन में यहां पर नजर आ रहा है, दैट इज आयरलैंड। और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये यूके का पार्ट है, ओके। देन यू हैव फिर ऑफ कोर्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे आयरिश सी हैं, नॉर्थ चैनल हैं, ये सारी चीज़ें। आइलैंड ऑफ आयरलैंड, ये जो पूरा देश है, राइट। तो दिस इज आइलैंड ऑफ आयरलैंड। और बेलफास्ट जो है इट इज़ द कैपिटल ऑफ आयरलैंड। वैसे एडिनब्रा जो है दैट इज कैपिटल ऑफ स्कॉटलैंड। फिर हम थोड़ा नीचे आए, देन वी फाइंड ए कंट्री जिसको बहुत कम लोग शायद जानते होंगे इसके नाम को। इसको कहते हैं वेल्स, राइट। कार्डिफ इसका कैपिटल है। तो वेल्स इज हियर। यहाँ पर आप ब्रिस्टॉल चैनल देख सकते हैं, सेंट जॉर्ज चैनल देख सकते हैं, सेल्टिक सी यहाँ पर है, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू हैव इंग्लैंड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज इंग्लैंड हियर, और लंदन इज द कैपिटल ऑफ इंग्लैंड। एज वेल एज यूके की बात करें तो कैपिटल इज ऑफ कोर्स लंदन, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डोवर नाम की एक जगह है, फ्रांस और यूके के बीच में एक चैनल टनल है, राइट। तो दिस इज़ हियर, एक अंडरग्राउंड पूरी ट्रेन चलती है। दिस इज़ इंग्लिश चैनल। जो हमारे इंग्लिश चैनल की बात करें तो आपने सुना होगा इसके बारे में, इंग्लिश चैनल नाम सुना होगा। मैं कोई टीवी चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स एज यू नो, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। एनीवेज, अब मजाक साइड में, ये जो इंग्लिश चैनल है ये फेमस है क्योंकि हमारे कुछ क्रांतिकारी जो हैं तो इनके साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे जो
आज़ादी के वक्त ये इंग्लिश चैनल जो है उसका भी एक मेंशन है. नॉट गोइंग टू मच इनटू डिटेल्स, जस्ट यहाँ पर कुछ चीज़ें हाईलाइट करवा रहा हूँ आपको. तो यहाँ पर नॉर्थ सी है, दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशियन. तो ये हो गया आपके लिए यूनाइटेड किंगडम के मैप का एक ब्रीफ बर्ड्स आई व्यू. अब दोस्तों, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, इट रिप्रेजेंट्स ए लैंडमार्क शिफ्ट इन बायलैटरल इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिटवीन दीज टू कंट्रीज. वैसे इससे पहले भी हमने इस विषय पर डिस्कशन की है, राइट. स्कॉच लवर्स के लिए बड़ी खबरें हैं. 150% जो ड्यूटी लगती थी, अब ये ड्रॉप होकर 40% हो जाएगी. तो स्कॉच विस्कीज की प्राइसेस जो हैं वो हमारे देश में कम होगी. कार लवर्स के लिए यहाँ पर एक खुशखबरी है कि यूके की जो कार है, यूके मैन्युफैक्चर्ड कार्स जो हैं, तो उन पर भी टैरिफ जो है वो कम होने वाला है. लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी कि वहाँ से अनलिमिटेड कार्स यहाँ पर आएगी, राइट. कोटा सिस्टम होगा, तो थोड़ी लिमिटेड नंबर्स की कार्स जो है वहाँ से यहाँ पर आएगी, लेकिन प्राइसेस जो है वो कम होगी. और एज फार एज आई नो, जो हाई एंड यूजर्स हैं, जो प्रीमियम कार सेगमेंट है, तो उसमें हमें कुछ कार्स जो है वो देखने को मिल सकती हैं. परसेप्शन ये है इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का कि भारत को जितनी यूके की जरूरत है, उससे ज्यादा यूके को फिलहाल भारत की जरूरत है, खास करके ब्रेग्जिट के बाद, राइट. यूके जो है वो अलग अलग देशों के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट को, रिलेशन को और ज्यादा इंडिपेंडेंटली एलिवेट करने की कोशिश कर रहा है. कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स. यूके इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स वेरियस चीज़, राइट. तो चीज़ एंथुजियास्ट जो हैं, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर नहीं है. डेयरी प्रोडक्ट्स को ऑफकोर्स हमारे किसान और हमारे यहाँ पर जो एलाइड एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे किसान, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने ये सोचा है कि भाई मीन्स ये चीज़ जो है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, तो इसमें FTA जो है इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. तो अभी फिलहाल ये चीज़ जो है इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ FTA बिटवीन इंडिया एंड यूके. ऑफकोर्स The FTA offers significant relief to Indian professionals, जिसके बारे में भी हमने बात की थी, राइट. डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन मेंशन किया गया है इस FTA में. तो एक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट करना पड़ता है. तो टेम्पररली जो हमारे टेक वर्कर्स यूके जाते हैं 2 साल 3 साल के लिए या फिर 5 साल के लिए, तो फिर क्या होता है कि जो कंपनी यहां से उनको भेज रही है या फिर जो कोई इंडिविजुअल, आज तो गिग इकोनॉमी का जमाना है, यू नो, तो कोई इंडिविजुअल भी वहां पर जा रहा है, तो ही और शी हैज टू पे दिस सोशल सिक्योरिटी पेमेंट. और फिर उनको ये कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने किया है वो वापस जब भारत आते हैं तो उनको वापस ये मिलता भी नहीं था. तो एक बहुत बड़ा लॉस होता था, समवेयर अराउंड 20% जितना टैक्स आप समझ लीजिए, ऐसी कोई सिचुएशन थी. तो अब जो है इस चीज को हटाया गया है. दिस इटसेल्फ मींस के इससे हमारे जो टेक वर्कर्स हैं, जो इंडियन प्रोफेशनल्स यूके जाते हैं काम करने के लिए, तो उनको एक बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी. वो बात अलग है कि इस चीज को लेकर यूके के ऑपोजिशन ने इसको मींस इसकी निंदा की है. यूके का जो ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं अभी, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट दिस डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स को हटाया है. तो उससे उन्होंने एक विरोध जो है वो अपना एक्सप्रेस किया है. बट एनीवेज, अभी ये DCC यानी कि डबल कंट्रीब्यूशंस कन्वेंशन का मतलब ये है कि भारत का जो IT बूम है वो सही चल रहा है और यूके में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है. दैट्स व्हाट इट इंडिकेट्स. पॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, तो ऑपोजिशन में जो ऑपोजिशन जो है यूके का ऑपोजिशन, तो यूके के ऑपोजिशन ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को क्रिटिसाइज किया है. और अभी वहां पर जो स्टामर साहब की सरकार है, तो एक पॉपुलैरिटी का रिपोर्ट निकाला जाता है ना, तो यूके के मॉडर्न इतिहास में अगर देखें तो कोई प्राइम मिनिस्टर बने या फिर कोई सरकार जो है, तो उनकी रेपुटेशन अप हुई या डाउन हुई. तो लेटेस्ट रिपोर्ट में ये पता चला है कि स्टामर सरकार जो है, इनकी पॉपुलैरिटी एक बहुत ज़्यादा, अभी तक इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी में ड्रॉप जो है वो कभी किसी सरकार की देखी नहीं गई थी. तो आने वाले समय में अगर पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो फिर ये FTA जो है इस पर एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकती है. और देखिए, अभी इसको वहाँ की पार्लियामेंट रेटिफाई करेगी, तो पार्लियामेंट जब इसको रेटिफाई करेगी, ग्रीन सिग्नल देगी, तो उस समय पर
जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं तो वो बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो यहाँ पर रखेंगे और रेटिफिकेशन के बाद ही ये इम्प्लीमेंटेशन में आएगी। तो अभी दोनों देशों ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंटेशन के लिए रेटिफिकेशन बाकी है। सेम थिंग गोज हियर एज वेल, हमारे यहाँ पर भी इसको रेटिफाई किया जाएगा। बेसिकली भारत जो है, या फिर हमारी जो सरकार है फिलहाल भारत सरकार, तो इसका विजन यह है कि हम यूके के साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस या फिर एक जो पार्टनरशिप है ना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं। और इसी दिशा में ये एफटीए जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। अभी जिस प्रकार से दुनिया जो है ये मल्टीपोलर हो चुकी है और भारत की जो मल्टीपोलर फॉरेन पॉलिसी है, तो इसमें भी हम अलग अलग इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के साथ अपने रिलेशंस जो हैं उसको और ज़्यादा डीप कर रहे हैं। रही बात यूके की, तो यूके को और ज़्यादा सामान भारत को बेचना है, जो ट्रेड डेफिसिट है तो उसको थोड़ा बैलेंस में लाना है। तो ये सारे यूके के कुछ लक्ष्य हैं। द इंडिया यूके एफटीए सेट्स द स्टेज फॉर फ्यूचर ट्रेड नेगोशिएशंस विद ग्लोबल पार्टनर्स लाइक यूएसए। ये बताया जाता है कि ये जो एफटीए हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए बाय इंडिया। और मीडियम टर्म में जो दोनों देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड है, इसको $120 बिलियन तक ले जाना है आने वाले लगभग आप समझ लीजिए 5 सालों में। और यूके के साथ जो हमने ये कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव जो एफटीए किया है, तो इसका इन्फ्लुएंस जो है जब हम ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएशंस करेंगे तो उसमें भारत को इसका थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, ऐसा अभी बताया जा रहा है। बट अगेन वी हैव टू वेट एंड वॉच एंड सी के ये कैसे टर्न आउट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इसको रेटिफाई और इम्प्लीमेंट करना बाकी है। आई वुड लाइक टू जंप ऑन टू टॉपिक नंबर 3, उसके बाद टॉपिक नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स को देखेंगे। राइट, दोनों जैसे मैंने आपको बताया आईएमएफ के साथ जुड़े हुए टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो यूएसए जो है वो किस प्रकार से आईएमएफ का इस्तेमाल करता है उसको समझते हैं। हाउ डज द यूएसए's effective veto power in the IMF influence decisions that align with its geopolitical interests rather than economic merit? Discuss with the reference to Pakistan's case. यहां पर प्रश्न की एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहता हूं कि प्रश्न यह कह रहा है कि यूएसए का वीटो पावर है आईएमएफ में, और कैसे यूएसए अपने इट्स यानी कि यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं उस हिसाब से यूएसए जो है वो आईएमएफ को डायरेक्ट करता है। इकोनॉमिक मेरिट अच्छा है नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अपने जियोपॉलिटिकल हित के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना इससे पहले की डिस्कशन में कि ये जो लोन प्रोवाइड की है तो इट्स लाइक ए स्विच इन द हैंड ऑफ यूएसए। आईएमएफ ने जो लोन दी है अभी $1 बिलियन की पाकिस्तान को, तो ये जो पैकेज है तो इट इज़ लाइक ए स्विच इन द हैंड ऑफ यूएसए। यूएसए जब चाहे उस स्विच को प्रेस कर सकता है। और भारत और यूएसए के रिलेशंस अभी अच्छे हैं, तो भारत यूएसए को कह सकता है कि देखिए यू नीड टू एक्सरसाइज दिस, राइट, दिस आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। और फिर अपने हित को ध्यान में रखते हुए यूएसए जो है वो ये कंट्रोल क्योंकि उनके पास है तो इट कैन टर्न इट ऑन एंड ऑफ। ये सिचुएशन आप जानते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। नाउ द थिंग इज व्हेन इट कम्स टू आईएमएफ, यूएसए का जो वोटिंग शेयर है दैट इज 16.49%। आप समझने के लिए 16.5% वोटिंग शेयर है। और ये अपने आप में एक बहुत ही इफेक्टिव वीटो पावर बन जाता है। वॉशिंगटन अगर चाहे तो किसी को आईएमएफ की लोन मिलेगी, ग्रांट्स मिलेगी, वरना ग्रांट्स नहीं मिलेगी। इतनी ताकत है यूएसए की आईएमएफ में, इतना दबदबा है। और टेररिज्म कंसर्न्स के बावजूद पाकिस्तान को $1 बिलियन की जो लोन है ये अप्रूव की है आईएमएफ ने। भारत ने तो इसका विरोध भी किया है। भारत इज नॉट हैप्पी विद दिस थिंग एंड दिस इंडिकेट्स कि इकोनॉमिक मेरिट हो ना हो, आईएमएफ के डिसीजंस जो हैं ये जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट, यूएसए के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। आईएमएफ ने बार बार पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड किया है और पाकिस्तान का पूरा इतिहास हम जानते हैं, राइट। FATF की बात करें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसके एक उनका ग्रे लिस्ट है, एक ब्लैक लिस्ट है। ब्लैक लिस्ट इज वेरी डेंजरस। पाकिस्तान वैसे ब्लैक लिस्ट में ही होना चाहिए, लेकिन ग्रे लिस्ट में कई बार आया है। तो रिपीटेडली पाकिस्तान हैज फेल्ड टू डिसमेंटल टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क।
उसके बावजूद भी वो FATF में से निकल जाता है और उसके बाद IMF जो है उसको एक लोन प्रोवाइड कर देता है। तो इनकंसिस्टेंसी रही है काउंटर टेररिज्म प्रिंसिपल्स और कंडीशनैलिटी को फॉलो करने में, और उसके बावजूद भी IMF जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप बेल आउट पैकेज दे रहे हैं तो देयर शुड बी स्ट्रिक्ट टर्म्स एंड कंडीशन कि भाई आपको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने हैं। यहां पर क्या होता है, ये बेल आउट पैकेज जो है इसका इस्तेमाल मिलिट्री के लिए किया जाता है। बहुत सारे पैसे जो हैं वो, क्योंकि एज यू नो हमने कई बार ये बात की, ये अभी तक की जो डिस्कशन है ना उससे आपको ये भी, मैंने कई बार ये चीज़ें बताई हैं, शायद आपको थोड़ा मजाक में लगे। मैंने कहा ना कि देश के पास आर्मी नहीं है, आर्मी के पास देश है। तो IMF जो है वो जब पाकिस्तान को कोई चीज़ें प्रोवाइड करता है, पैसे प्रोवाइड करता है, तो वो लगता है सरकार के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पैसे जो है वो आर्मी के पास गए। अब आर्मी डिसाइड करेगी कौन सरकार में बैठेगा, तो यू कैन इमेजिन ये पैसे डायरेक्टली सरकार को मिले हैं लेकिन इनडायरेक्टली आर्मी के पास ही, और आर्मी कहेगी कि एक काम करो 20 रुपये रख लो और बाकी के 80 रुपये जो है वो हमें दे दो। ऐसी चीजें चलती है वहां पर। सो दिस आर द थिंग्स। एंड भारत ने ये जो अभी ये डिसीजन लिया जा रहा था तो भारत एब्सटेन रहा। अब IMF में प्रॉब्लम यह है कि IMF में मना करने का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। या तो आप हाँ कह सकते हैं या तो फिर आप एब्सेंट रह सकते हैं। तो भारत के पास जो ऑप्शन है वो भारत ने एक्सरसाइज किया, हम एब्सेंट रहे। तो फिर पाकिस्तान का ये जो अभी जो लेटेस्ट ट्रेंच है वो अप्रूव हो गया। पिछले 35 सालों के अंदर 28 IMF प्रोग्राम्स मिले हैं, यानी कि 28 बार IMF ने पाकिस्तान की मदद की है। और पिछले अगर 5 सालों का अगर आप देखेंगे, पिछले 5 सालों में 4 बार IMF ने पाकिस्तान की इस प्रकार से मदद की है। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट डन। ये बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। ये प्योर USA का एजेंडा यहां पर चल रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन देखिए। सी वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि पाकिस्तान को थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रोंग होना भी भारत की हित की बात है, क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगी तो वहां पर रेडिकलाइजेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो थोड़ा बहुत स्ट्रोंग रहे, थोड़ी बहुत जॉब्स चलती रहे, थोड़ी बहुत इकोनॉमी चलती रहे, दैट इज गुड फॉर पाकिस्तान, दैट इज गुड फॉर इंडिया एंड दैट इज गुड फॉर द होल सार्क रीजन। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि उनके ऊपर $130 बिलियन का कर्ज है, एक्सटर्नल डेट है। फॉरेक्स रिजर्व्स काफ़ी लो हैं, हमने देखे थे 16 बिलियन के आसपास है। टैक्स बेस काफ़ी नैरो हैं, सब्सिडीज जो हैं वो काफ़ी ओपेक होती हैं, और डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सो दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि USA जो है वो इस प्रकार की गेम आज भी खेल रहा है। एक समय पर जब अफगानिस्तान में USA इंटरेस्टेड था तो उस समय पर पाकिस्तान जो है उसके लिए एक टैग भी यूज किया जाता था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन नेटो एलाई ऑफ USA। आज उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन आज कहीं ना कहीं चाइना का एक वसाल स्टेट ही बन चुका है पाकिस्तान, लेकिन थोड़ा अपनी तरफ भी रहे तो उसके लिए इस प्रकार की चीजें जो है वो USA करता रहता है। और फिर यही पैसे दिए जाते हैं और इन्हीं पैसों से फिर आप हथियार खरीदेंगे, ये सारी चीजें होगी, राइट। सो जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग के लिए इकोनॉमिक और एथिकल कंसिडरेशंस को साइड में रखा जाता है व्हेन इट कम्स टू IMF असिस्टेंस। IMF असिस्टेंस ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, एनफोर्सिएबल होने चाहिए और रिफॉर्म लिंक्ड होने चाहिए कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो आई विल सेट टर्म्स एंड कंडीशंस कि ये चीजें आपको करनी है, राइट। तो जो मॉरल अथॉरिटी की USA कई बार बात करता है, तो यही मॉरल अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनके लिए अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रहते हैं। एंड स्पाइडरमैन का एक डायलॉग है ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को USA को एक्सरसाइज करने की जरूरत है। अगर आप ताकतवर हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है।
आईएमएफ के साथ ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, क्वेश्चन है, हाउ डू आउटडेटेड कोटा सिस्टम्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स इन आईएमएफ डिसएडवांटेज इमर्जिंग इकोनॉमीज, डिस्कस द implications फॉर इंडियाज पुश फॉर मल्टीलैटरल फंडिंग रिफॉर्म्स। आईएमएफ में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे आईएमएफ, यूनाइटेड नेशंस, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे जो, ऑफ कोर्स इसमें आप वर्ल्ड बैंक को भी ऐड कर दीजिए, ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस रहे हैं, इनकी एज अगर आप देखेंगे तो ये बूढ़े हो चुके हैं, 70, 75, 80 ईयर्स पुराने इंस्टीट्यूशंस हैं। 1945 के बाद बने इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आज भी चल रहे हैं, उस समय के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आज भी चल रहे हैं। अभी यही चीज़ चलती रही तो आने वाले 20 सालों के बाद ये 100 साल के हो जाएंगे और रूल्स जो हैं वो पुराने होंगे। ऐसा थोड़ी होता है। हम हर रोज़ नई नई चीज़ें चाहते हैं, डे टू डे लाइफ में हम नई चीज़ें करते हैं, जो नई चीज़ें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नई नॉलेज, ये सारी चीज़ें। और जब आईएमएफ और जब ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस की बात आती है तो पुरानी चीज़ें, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यस ऑफ कोर्स, उसको कैसे हम भूल सकते हैं। वीटो पावर जो है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा किया था, कौन सी ऐसी मजबूरियां रही होगी, किन्होंने उनको ये सलाह दी होगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट जो है, परमानेंट सीट, वो हमें ऑफर हो रही थी। फिर उस समय पर हमारे प्रधानमंत्री साहब जो हैं, नेहरू साहब, उन्होंने ये कहा कि भाई चाइना महान देश है तो चाइना को दे दो, हमें नहीं चाहिए। और आज देखिए उसका कितना दुरुपयोग हो रहा है। आज उसी सीट पर बैठने के लिए हमें कितने सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। सो एनीवेज, आई एम नॉट गोइंग इनटू ऑल दोज पॉलिटिकल, पुराने की कांग्रेस ने ये किया, नेहरू साहब ने ये किया, राइट, सभी से गलतियां होती है। एटलीस्ट दे वेर इन द रिंग, इन द सेंस के एटलीस्ट वो थे उस समय पर, जो थे वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय पर, राइट। तो उनसे जो हो सका, उनकी जो भी थिंकिंग हो। और आज जब हम देखते हैं तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे भी जीवन में ऐसी होती है जब हमें लगता है यार ये नहीं, ये करना चाहिए था। तो ऐसी चीज़ें तो हमेशा चलती रहेगी। बट एनीवेज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिनको अब हमें बहुत ही, एक कहता है ना कि एक लॉन्ग टर्म विजन से देखना पड़ेगा। तो ये सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और भारत कोशिश भी कर रहा है इन चीज़ को लेकर। इसमें सबसे बड़ी मदद जो हमें कर सकता है, दैट इज़ ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल साउथ ग्रुप है, ग्लोबल साउथ इन द सेंस जो डेवलपिंग देशों का समूह है। ये तो बार बार कहते हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रांगली अगर डेवलपिंग देश जो हैं वो कंसिस्टेंटली कहते रहे, और ये तभी होगा जब फाइनेंशियली, मिलिट्री वाइज, ये सारी चीज़ों में जब हम स्ट्रांग हो गए तभी वजन आएगा। ये सारे जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो इतना जल्दी पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आईएमएफ का जो कोटा सिस्टम है वो डेवलप्ड देश जो होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फेवर करता है, और इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इमर्जिंग इकोनॉमीज, जैसे देश, हमारा देश भारत है, दूसरे ऐसे देश हैं, उनको उतना ज़्यादा फेवर नहीं मिलता है, उतना ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नहीं मिलता है। और जो वोटिंग के राइट्स हैं उसमें भी बदलाव करने की ज़रूरत है। इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं उनको वोट करने के अधिकार देने चाहिए। और सबसे यहाँ पर एक चीज़ ये भी होनी चाहिए, वोट मेजोरिटी जैसी कोई सिचुएशन होनी चाहिए, यस और नो। ये एब्सटेन तो चलो रहते हैं, यस और नो जैसी भी कोई सिस्टम होनी चाहिए। सिर्फ यस का मतलब क्या है? So IMF reforms could help counter Pakistan's fiscal distress and its sponsorship of terrorism. जो कंसेशनल लेंडिंग मिलती है, तो ये लेंडिंग के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी ऐड होनी चाहिए। आईएमएफ का और अच्छा ओवरसाइट होना चाहिए। आईएमएफ अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन के लिए पैसे देती है तो इनका इस्तेमाल ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म्स के लिए ही होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन नेसेसिटीज के लिए ही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर तो टेररिस्ट के पास भी ये पैसे जो हैं वो पहुंच जाते हैं। सो डिफेंस और डेवलपमेंट, आप किसके लिए पैसे दे रहे हैं? डिफेंस के लिए दे रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल डेवलपमेंट के लिए ही होना चाहिए। कंसेशनल आईएमएफ लेंडिंग ऑफर्स ए फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी एब्सेंट इन बायलैटरल और प्राइवेट क्रेडिट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पाकिस्तान को फिलहाल ये जो अभी आईएमएफ का स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं, लेकिन देखिए
चाइना और पाकिस्तान के बीच में कोई डील होगी तो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान और चाइना ही तय करेंगे। वैसे चाइना ही करेगा, लेकिन समझने के लिए दोनों करेंगे। तो इसमें ऐसा भी होगा कि चाइना जो है वो डिफेंस को लेकर लोन दे, दूसरी चीज़ों को लेकर लोन दे, और फिर इसका इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान कैसे भी करे, तो वो चाइना को देखना है। दूसरे देश इसमें कुछ नहीं कह पाएंगे, डायरेक्टली तो नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म किया जाए, उनको अप टू डेट बनाया जाए, और आईएमएफ का एक बहुत अच्छा ओवरसाइट सुपरविजन हो, तो वी शुड एनकरेज के पाकिस्तान जैसे देश जो हैं वो आईएमएफ से ही पैसे ले। अगर ये चेंजेस हो जाते हैं तो क्यों? क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो फिर ग्लोबल रहेगी उसमें। आप इसमें फिर डेवलपमेंट के पैसे डेवलपमेंट में ही जाएंगे, वो आप दूसरी जगह पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई है। हाउ डज द फिनोमिना ऑफ ट्रोलिंग इम्पैक्ट पब्लिक डिस्कोर्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज? Examine with reference to the recent targeting of India's Foreign Secretary Vikram Misri. जैसे मैंने बताया, he is the diplomatic soldier of our country. उन्होंने कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ही इज फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने जब ये ब्रीफ दी, ही वॉज डूइंग हिज ड्यूटी। देश ने जो डिसीजन लिया, सरकार ने जो डिसीजन लिया, इस डिसीजन को देश और दुनिया के सामने उन्होंने रखा। और जब बताया उन्होंने कि भाई दोनों देशों ने यह तय किया है कि अब हम मिलिट्री एक्शंस को, मीन सीज फायर के बारे में जब उन्होंने बात बताई, तो पता है कुछ घटिया लोगों ने क्या चीज़ स्टार्ट की? उन्होंने विक्रम मिश्री साहब को ऑनलाइन ट्रोल करना स्टार्ट किया, उनको हैरास करना स्टार्ट किया। और इतना ही नहीं, उनकी बेटी के बारे में भी भली बुरी चीजें जो हैं वो बोलने लगे ऑनलाइन। हम कई बार बैठकर ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं, जनरली एक परसेप्शन यही है कि वहाँ के सारे लोग जो हैं वो रेडिकलाइज्ड हैं, वहाँ के सारे लोग जो हैं वो वॉर चाहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिटीजन्स, राइट। हम कई कुछ चैनल्स में कुछ ऐसे ऐसे इंटरव्यू होते हैं, रोड पर चल रहे लोगों को पूछा जाएगा कि पाकिस्तान बड़ा है या फिर पाकिस्तान ताकतवर है या इंडिया, और फिर वहाँ के लोग कहेंगे कि पाकिस्तान ताकतवर है, और फिर हम यहाँ पर बैठकर हंसते हैं कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं वो, इज़न्ट इट? ये हम ऐसी फीलिंग आती है ना बहुत सारे लोगों को। कभी हमने हमारे देश में झांक कर देखा है कि हमारे यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं? आप सोचिए कि एक हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, और इट्स नॉट जस्ट कि ही इज फॉरेन सेक्रेटरी इसलिए इतनी बात हो रही है। क्यों हम किसी को ट्रोल करते हैं? किसने हमें यह अधिकार दिया? आपके पड़ोसी के पास जाकर आप उनको कह पाएंगे कि भाई आप ये गलतियां कर रहे हैं? वो आपको मुंह पर बोल देंगे कि गेट लॉस्ट, हु आर यू टू टेल मी? ऑनलाइन बैठे बैठे कुछ भी लिख देना, किसी के बारे में कुछ लिख देना, किसी को ऐसा ही कुछ कह देना, बिना मांगे सलाह दे देना, बिना मांगे अपने ओपिनियंस ठोप देना, और वो भी मीन्स अगर एक 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 रिस्पेक्ट के दायरे में रहकर अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अगर मैं भारत सरकार को किसी चीज को लेकर क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो मुझे गालियां बोलने की जरूरत नहीं है। वाई शुड आई यूज दैट लैंग्वेज? अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं, देन आई कैन स्पीक वॉट एवर आई लाइक, वो गलत बात है। लेकिन व्हेन आई एम ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, क्या हम बाथरूम में कपड़े नहीं पहनते तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि नहीं दिस इज फ्रीडम, तो मैं सड़कों पर भी ऐसा ही घूमूंगा? ये एक मैनर का अभाव जो आ चुका है, ये हमारी संस्कृति बिल्कुल नहीं है। हमारी संस्कृति यह कहती है कि अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, अगर आपको किसी को, मीन गुड मैनर्स ये कहता है ना कि अगर आपको किसी को सलाह देनी है तो 10 लोगों के सामने मत दीजिए, दैट विल लुक वेरी बैड ऑन यू। आप उनको साइड में बुलाकर या फिर अकेले में, यू कैन ड्रॉप ए मैसेज, ईमेल, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज, राइट, बट डोंट scold someone in front of 10 people. But if you want to appreciate someone, then appreciate in front of the world. ऐसी सिचुएशन हो गई कि विक्रम मिश्री साहब को अपना जो अकाउंट है उसको लॉक करना पड़ा।
आप उनकी बेटी के बारे में ऐसा बोलेंगे? दिस इज अनएक्सेप्टेबल। डिप्लोमेट्स ने और पॉलिटिशियंस ने इसकी निंदा की है। और एक ट्रेंड जो देखने को मिला है, हेट स्पीच, एब्यूज, डिसइंफॉर्मेशन, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा है। ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन चुका है। साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग, लोगों के परिवार के साथ जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस की जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर जो भारतीय न्याय संहिता है, जो आईटी एक्ट है, उसमें चीज़ों को थरोली कवर करने की बातें नहीं है। मीन्स ये साइबर बुलिंग, डॉक्सिंग को प्रिसाइजली अगर कोई ऐसा करे तो एक सजा मिलनी चाहिए ऐसी चीज़ों पर, लेकिन अभी नहीं है। अभी एक डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीपी रूल जो है 2025, ये अभी ड्राफ्ट हैं, तो इसको होपफुली इट विल बी बिकम ए लॉ। तो इसमें मिसयूज ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन और ऑनलाइन हैरेसमेंट जो है इसको कर्ब करने की बात है, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट दैट प्रिसाइज। इसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है और लॉ के साथ साथ इसका एनफोर्समेंट भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। एंड वी नीड टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कैंपेन्स होने चाहिए और प्लेटफॉर्म की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। महिलाओं के बारे में रेप थ्रेट्स दी जाती हैं कि आपका रेप कर देंगे। व्हाट इज दिस? माइनॉरिटीज, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बारे में कुछ भी बोला जाता है, डेथ थ्रेट्स दी जाती है, डॉक्सिंग होता है। और ये जब चीज़ें होती हैं, ऑनलाइन हैरेसमेंट जो है ना, इसकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, इसकी मेंटल ट्रॉमा जो होता है, फिजिकल डिस्ट्रेस जो होता है, इसको लेकर सजा होनी ही चाहिए। देयर शुड बी स्ट्रिक्टर एंटी ट्रोल लॉज एंड प्रोएक्टिव मेजर्स वी नीड टू टेक। तो मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच चाहिए। एक तो स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए, वी नीड टू एजुकेट आवर पीपल, और जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनकी भी यहां पर अकाउंटेबिलिटी बनती है। Moving on to last topic of the day. How does Prime Minister Modi's statement, "terror and talks cannot go together," reflect a paradigm shift in India's foreign policy toward Pakistan? Discuss its significance. प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक पूरे देश को, देश के साथ साथ पूरी दुनिया को, खास करके पाकिस्तान और यूएसए और बाकी सारे देशों को भी एड्रेस किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में क्लियरली बताया है कि टेरर और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता। और कहा था उन्होंने कि वाटर एंड ब्लड कैनॉट फ्लो टुगेदर। तो दिस इंडिकेट्स, दिस अंडरस्कोर्स ए स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडियाज अप्रोच टू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इट्स डीलिंग्स विद पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जो अकाउंटेबिलिटी है ना, इट इज नॉन नेगोशिएबल। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपके देश में से कौन कर रहा है। आपके देश में से अगर हमारे देश पर हमला हुआ, हमारे नागरिकों पर हमला हुआ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, और इसमें हम किसी भी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं करेंगे। और इसी के साथ साथ डंके की चोट पर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये चीज़ बता दी है कि हमने किसी के भी प्रेशर में आकर, राइट, यूएसए के प्रेशर में आकर भारत ने कोई पॉज बटन नहीं दबाया है। उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई किया, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये दावा किया है कि भारत को मैंने बताया और भारत ने बंद, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, पाकिस्तान के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन हैं, उन्होंने हमारे डीजीएमओ को कॉल किया था और कहा था कि भाई अब इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद भारत का यह डिसीजन रहा कि चलो बंद कर देते। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट की वजह से यह चीज़ हुई है, इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से नहीं हुई है। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्नेचर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये खुलेआम देश के सामने लाइव आकर ये चीज़ बोलना, दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर हम क्रिस्टल क्लियर है कि किसी के दबाव में हम स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमियस हैं। यूएसए हमें कुछ कहेगा तो हम सुनेंगे, रिक्वेस्ट होगी तो शायद हम सुनेंगे, लेकिन कोई कहे कि हमें कोई डिक्टेट कर रहा है, हम किसी देश की कोई कठपुतली हम नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है, इसके बारे में आप सारी चीज़ें जानते हैं, नॉट गोइंग इनटू टू मच डिटेल्स, लेकिन भारत का सिक्योरिटी पोस्चर जो है उसमें जबरदस्त अब एक बदलाव देखने को मिला है। और हमारे देश की आप एयर डिफेंस सिस्टम को देखिए, आकाश, इसको लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे
गिव मी 1 sec. डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, एनडीए एक्सेट्रा, इसको लेकर डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. यूपीएससी में भी इसके प्रश्न पूछे जा सकते हैं. आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स, हमारी काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, इसने इस चीज को प्रूव किया है. इसराइल की जो सिस्टम है आयरन डोम, इट इज समवेयर अराउंड 98 से लेकर 99% फुल प्रूफ है. हमारी जो है ये 100% फुल प्रूफ इस वॉर ने दिखा दी कि हमारी सिस्टम जो है इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. भारत ने पाकिस्तान की, आपको पता है जो एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का, वो लगभग फिफ्थ यानी कि 20% जितना उनका एयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत ने तबाह कर दिया इतने दिनों के अंदर. तो एक बहुत बड़ा लेसन जो है वो पाकिस्तान को इसमें से सीखने को मिलेगा. और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में क्लियरली बता दिया है, अगर बिहेवियर खराब रहा तो पानी नहीं मिलेगा. आप सोच लीजिएगा फिर आपको क्या करना है. आप हमारे कश्मीर के जो रहवासी हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनके पेटों पर लात मारेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम आपके किसानों के लिए पानी छोड़ेंगे? अब ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं. तो नए रूल्स भारत के हिसाब से हमने सेट किए हैं. इन रूल्स को अब पाकिस्तान रिस्पेक्ट करे या फिर डिसरिस्पेक्ट करे, वो कंप्लीटली पाकिस्तान के कंट्रोल में है, वो उनकी चॉइस है. लेकिन अगर कोई चीज़ गलत हुई तो फिर भारत जो है वो टफ स्टैंड लेगा. ये चीज़ पाकिस्तान को भी पता चल गई है, ये चीज़ यूएसए को भी पता चल गई है, ये चीज़ चाइना को भी पता चल गई है, यूएन को भी पता चल गई है, और पूरी दुनिया को भारत ने बता दिया है कि कुछ गड़बड़ हुई तो ये चीज़ तो होगी. अब आपको समझाना है तो उनको समझाइए, हमारे पास मत आइए. एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज करंट अफेयर्स. डियर फ्रेंड्स, एक सीरीज़ हमने लॉन्च की है. आई एम श्योर आपने वीडियोस देखे होंगे. रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने तो देखे होंगे. जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो लेट मी टेल यू, इट इज़ ए वेरी आउटस्टैंडिंग सीरीज. यहाँ पर हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये पढ़ लो वो पढ़ लो ये तो हर कोई कह रहा है. मटेरियल जो है वो अब ऐसा नहीं है कि मटेरियल की कोई शॉर्टेज है, हर जगह पर अवेलेबल है. थोड़े बहुत गूगल में आप सर्च करेंगे, सारी चीज़ें फ्री में अवेलेबल हैं. लेकिन रिसोर्सेज ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि उन रिसोर्सेज का आप सही इस्तेमाल भी करेंगे या फिर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर कोई है तैयारी में, सबसे इंपॉर्टेंट, तो वो क्या है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन हमें क्यों करना चाहिए, ये चीज़ें मैंने हाईलाइट की है. धीरे धीरे करके क्यों से वी आर गोइंग टू फोकस ऑन कि कैसे आप इस बेस्ट रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे. ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले समय में आई एम गोइंग टू कवर इट. ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर शेयर होगी जो यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स. ये डेफिनेटली मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि यू वोंट फाइंड इट इन एनी अदर प्लेटफॉर्म. ऐसी चीज़ें आने वाली है आपके लिए और आना स्टार्ट हो चुकी है. तो इसका लाभ उठाइएगा, ये आपके लिए ही है. इट इज़ फ्री, इट इज़ नॉट ए पेड कोर्स. लेकिन फ्री है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यूएबल नहीं है. उसकी वैल्यू जो है, जब आप चीज़ों को आराम से सुनेंगे, देन यू विल नॉट जस्ट सुनेंगे देखेंगे, जब आप उसके बाद चीज़ों के बारे में थोड़ा सोचेंगे. हर एक वीडियो के एंड में मैंने कहा है सोचिएगा इसके बारे में. दैट्स व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू. सोचिएगा उसके बारे में एंड देन यू विल रियलाइज कि नहीं, this is going to change me forever, for good, of course. So that's everything from my side. Thank you very much. God bless you all. Jai Hind.